हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में। बेरक्ट की लॉ मैन की लैंग्वेज को लेमैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, कैसे उसे समझा जाए, हम इस बारे में बात करते हैं। मित्रों, मैं आपसे सबसे पहली बात तो क्षमा चाहूंगा कि काफी समय बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। लगभग एक महीने से ऊपर हो चुका है। अंतिम वीडियो हमने आर्टिकल 59 और 60 के ऊपर बनाया था। उसके बाद एक महीने बाद हम आज दोबारा फिर मिल रहे हैं, क्योंकि इस बीच जो है मेरे कुछ निजी कार्य थे कि मैंने जैसे आपको पहले शुरू में बताया था कि मैं जुडिशरी का स्टूडेंट हूँ, जुडिशरी की प्रिपरेशन करता हूँ, तो मेरे भी कुछ निजी कार्य थे जिनकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। परंतु अब से लेकर के आगे एक महीने तक लगातार वीडियो अपलोड होंगे, लगातार आपसे बातचीत की जाएगी। अब मैं ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए अपने आज के टॉपिक पर आता हूँ। हम अपना जो पिछला जो वीडियो था उसके अंदर आर्टिकल 59 और 60 के बारे में बात कर चुके थे। जो राष्ट्रपति की शपथ है, ओथ है, उसके बारे में बात कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ आपके इस वीडियो के ऊपर जो है मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 61 के बारे में। आर्टिकल 61 क्या कहता है? हमने देखिए आर्टिकल 56 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है। उसके अंदर हमने पढ़ा था आर्टिकल 56 में कि राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा भी हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61, आर्टिकल 56 में तो हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा। परंतु इम्पीचमेंट की क्या प्रोसेस होगी, ये हमें आर्टिकल 61 बताता है। हमारा आर्टिकल 61 क्या कहता है कि इम्पीचमेंट कैसे लाया जाएगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब और कैसे लाया जाएगा, इसके बारे में हम आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे। तो हम अपना ज़्यादा समय न लगाते हुए सीधा आर्टिकल 61 के ऊपर आते हैं। आप देखिए क्या कहता है हमारा आर्टिकल 61, और ये रहा आपके सामने आर्टिकल 61, जो कि हमारा इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बताता है। इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर होगा इस बारे में बात करता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो आर्टिकल 61, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर। ध्यान रखिएगा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ही एक ऐसी पोस्ट है जिसको इम्पीचमेंट यानी महाभियोग ला करके उसको हटाया जा सकता है। व्हेन ए प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड, इसका क्लोज 1 क्या कहता है? व्हेन ए प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रेसिडेंट को हम किस बेस पर ही इम्पीच कर सकते हैं, किस बेस पर उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आ सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ऊपर ही। अगर प्रेसिडेंट लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है तो उसी आधार पर जो है उसके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जा सकता है। क्या कहता है आर्टिकल 61? दोबारा देखिए। When a president is to be impeached on for the violation of the constitution, the charge shall be, charge का मतलब होता है आरोप, चार्ज का मतलब क्या होता है? आरोप। shall be preferred by either house of the parliament, यानी क्या कह रहा है आर्टिकल 61 का क्लोज 1? क्या कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लेकर आना है, किस बेस पर लेकर आ सकते हैं? सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ऊपर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है प्रेसिडेंट तो उसके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, और वो इम्पीचमेंट के लिए चार्ज
चार्ज का मतलब होता है आरोप, आरोप का मतलब कि प्रेसिडेंट साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी कोई ऐसी बात को नहीं माना है, या उससे बियॉन्ड जाकर के काम किया, उससे परे जाकर के काम किया है, ये आरोप यानी ये चार्ज। और ये कौन लग के किस किस हाउस में लाया जा सकता है? दोनों में से किसी भी हाउस में, यानी लोकसभा यानी अपना हाउस ऑफ पीपल, या फिर राज्यसभा हो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो, इन दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में प्रेसिडेंट के ऊपर ये चार्ज लाया जा सकता है। और हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है कि भी कौन सा हाउस जो है चार्ज ला सकता है, कौन सा हाउस चार्ज प्रेफर कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं हम। नो, अब क्लोज टू क्या कहता है? नो सच चार्ज शैल बी प्रेफर्ड, ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लाया जाएगा जब तक कि, कब तक? नंबर वन, द प्रपोजल टू प्रेफर सच चार्ज इज कंटेन्ड इन a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing, signed by not less than one fourth of the total number of members of the house has been given of their intention to move the resolution। यानी क्या कहता है आर्टिकल 61 का क्लोज टू क्या कहता है कि ऐसा कोई भी चार्ज तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक नंबर वन कि जो प्रपोजल है उस चार्ज को प्रेफर करने का, उसके लिए वो जो है रिजोल्यूशन, जब तक वो क्या कहते हैं, देखिए क्या कहता है कि आर्टिकल 61 का क्लोज टू क्या कहता है कि वो चार्ज 61 के क्लोज वन ने तो कह दिया कि चार्ज लाया सकता है, किसी भी हाउस के अंदर लाया जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ऊपर ही लाया जा सकता है। वो क्लोज टू क्या कहता है कि ऐसा कोई भी चार्ज तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि नंबर वन कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास न किया जाए। लेकिन वो रिजोल्यूशन कब पास होगा? राष्ट्रपति को 14 दिन का, उसके पहले एटलीस्ट उसको 14 दिन का नोटिस उसको देना होगा, और उसके ऊपर साइन कौन करेगा? जिस हाउस में वो चार्ज प्रेफर किया जा रहा है, जिस हाउस में वो रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, उस हाउस के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसका 1/4 जो है मेंबर्स, जब तक वो 1/4 वो मेंबर्स जो कि रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, जो कि उनकी इंटेंशन है रेजोल्यूशन लाने की, वो मेंबर्स जब तक साइन नहीं कर देते तब तक जो है वो चार्ज प्रेफर नहीं किया जाएगा। दोबारा सुनिएगा, the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing, signed by not less than 1/4 of the total number of members of the house has been given of their intention to move the resolution। कि वो प्रपोजल जो है, वो जो प्रपोजल उस चार्ज को लाने का जो प्रपोजल है वो उस रेजोल्यूशन के अंदर कंटेन ना किया जाए, रेजोल्यूशन के रूप में ना लाया जाए, और 14 दिन का उसको नोटिस दिया जाएगा रिटर्न में, और साइन होंगे जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उस हाउस के, उसके 1/4 जो मेंबर्स होंगे, जो इंटेंशन है जिनकी जिनकी जो वो चार्ज लाना चाहते हैं, जिनकी इंटेंशन है, उन मेंबर्स के जो है उसके ऊपर साइन होंगे। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि लोकसभा के अंदर 543 मेंबर हैं, 543 है। अब लोकसभा के मेंबर्स जो है राष्ट्रपति के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए चार्ज लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो उनको 14 दिन का नोटिस देना होगा। यानी 543 के 1/4 कितने हो गए? 543 का 1/4 कितना हो गया? आप देखिए, लगभग 130 के करीब हो गया। तो 130 मेंबर जब तक वो नोटिस नहीं लेकर आएंगे, उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे, तब तक वो चार्ज प्रेफर नहीं किया जाएगा। ये बात हमारा आर्टिकल 61 का क्लोज टू कहता है। क्लोज टू का भी सब क्लोज ए ये बात कहता है। उसके बाद दूसरा देखिए, सच रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी 14, वो पहले वाले में तो क्या था कि भी 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और 1/4 मेंबर उसके ऊपर साइन करेंगे। अब वो रेजोल्यूशन आ गया,
अब उस रेजोल्यूशन को पास कौन करेगा? उस हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं उनके जब तक 2/3 जो मेंबर्स हैं जब तक वो पास नहीं कर देंगे तब तक ऐसा रेजोल्यूशन नहीं लाया जाएगा। यानी 1/4 सदस्य तो उसके ऊपर साइन करेंगे और 2/3 मेंबर जो होंगे वो 2/3 जो मेंबर होंगे वो जो है रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके बाद अगला देखिए, व्हेन चार्ज, अगला क्लोज थर्ड क्या कह रहा है? व्हेन ए चार्ज हैज बीन सो प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस, ऐसा कोई भी चार्ज प्रेफर किया जाता है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज, जो दूसरा हाउस है वो उस चार्ज को क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा, छानबीन करेगा, पूछताछ करेगा, उसके ऊपर डिस्कशन करेगा और कोज द चार्ज टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द प्रेसिडेंट shall have the right to appear and to be represented at such investigation। यानी क्या कहता है, दोबारा देखिए, क्लोज थर्ड में पढ़ने जा रहा हूं। व्हेन द चार्ज हैज बीन सो प्रेफर्ड, व्हेन चार्ज हैज बीन सो प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज और cause the charge to be investigated and the president shall have the right to appear and to be represented at such investigation। यानी अब एक हाउस ने तो चार्ज जो है पास कर दिया, प्रेफर कर दिया और उसको रेजोल्यूशन पास कर दिया 2/3 की मेजोरिटी से। अब जो दूसरा हाउस होगा तो एक हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में जाएगा रेजोल्यूशन, तो उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन का मतलब उसके ऊपर डिस्कशन करेगा, पूछताछ करेगा, छानबीन करेगा कि ये चार्ज बिल्कुल सही है, सही प्रेफर किया गया है, मेलाफाइड तो नहीं है, कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है। और प्रेसिडेंट को अधिकार होगा, प्रेसिडेंट को इसके अंदर राइट होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, या रिप्रेजेंटेड उसको किया जा सके, रिप्रेजेंट उसको किया जा सके। प्रेसिडेंट जो है उसको अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उस इन्वेस्टिगेशन में जो है भेज सकता है। ये हमारा क्लोज थर्ड कहता है। अब उसके बाद देखिए अगला क्लोज फोर्थ क्या कहता है? क्लोज फोर्थ आ गया। अब इफ एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के रूप में a resolution is passed by majority of not less than 2/3 of the total membership of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has been sustained, यानी उसको सस्टेंड का मतलब उसको बरकरार रखा गया है। such resolution shall have the effect of removing the president from his office as from the date on which the resolution is so passed। यानी अब क्या कहते हैं कि दूसरे हाउस ने भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 2/3 की टोटल मेजोरिटी से, यानी उसके जो टोटल मेंबर्स हैं उसकी 2/3 की मेजोरिटी से अगर वो रेजोल्यूशन पास कर दिया इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो उसी दिन से, जिस दिन से रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रेसिडेंट को जो है रिमूव्ड माना जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 61 कहता है। ध्यान से देखिए आर्टिकल 61 क्या कह रहा है कि इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहली बात, आर्टिकल 61 का क्लॉज 1 कहता है कि इम्पीचमेंट के लिए जो चार्ज होगा वो चार्ज किस बेस पर लाया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ऊपर लाया जाएगा और कोई भी हाउस जो है उसको चार्ज को प्रेफर कर सकता है। और आर्टिकल 61 का क्लोज 2 क्या कहता है कि ऐसा चार्ज तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि जो हाउस वो चार्ज लेकर आना चाहता है उस रेजोल्यूशन के रूप में नहीं लेकर आता, उसके लिए 14 दिन का प्रायर उसको नोटिस नहीं दिया जाता राइटिंग में। उस हाउस की टोटल मेंबरशिप के 1/4 मेंबर्स के द्वारा साइन किया हुआ नोटिस जब तक नहीं दिया जाता, और उस पे जब वो रेजोल्यूशन चार्ज जो है रेजोल्यूशन जब वो 1/4 के द्वारा जब वो पास कर दिया जाता है, साइन कर दिया जाता है, तो फिर वो रेजोल्यूशन उसी हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी से जब तक वो पास नहीं हो जाता है तो तब तक ऐसा चार्ज प्रेफर नहीं किया जाएगा। और हमारा आर्टिकल 61 का क्लोज 3 क्या कहता है कि जब चार्ज या रेजोल्यूशन
एक हाउस से पास होकर के दूसरे हाउस में जाएगा, तो जो दूसरा हाउस होगा वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, छानबीन करेगा, पूछताछ करेगा। और प्रेसिडेंट को ये राइट है कि उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी प्रेसिडेंट अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है। और आर्टिकल 61 का क्लोज 4 क्या कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो हाउस है उसको लगे कि यस ये चार्ज जो बिल्कुल सही है, उसको सस्टेन रखा जाना चाहिए, और वो 2/3 की मेजोरिटी से, यानी उसके जो दूसरे हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं उनके जो 2/3 की मेजोरिटी से अगर वो रेजोल्यूशन पास कर देता है, तो फिर उसी दिन से, जिस दिन से रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रेसिडेंट को रिमूव्ड माना जाएगा। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक ये टॉपिक है। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है कई बार हम बच्चों को समझ नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था शुरू शुरू में, लेकिन इसको बड़े ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक यही है, मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ क्या है। देखिए सपोज कीजिए कि लोकसभा में, लोकसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है? लोकसभा की टोटल मेंबरशिप आज के टाइम में 543 है। कितनी? 543 है। अब प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए अपना आर्टिकल 61 का क्लोज 1 क्या कहता है कि कोई भी हाउस जो है चार्ज प्रेफर कर सकता है। और क्लोज 2 क्या कहता है कि पहले तो 14 दिन का उसको नोटिस देना पड़ेगा, किसके द्वारा, और वो जो नोटिस होगा वो किसके द्वारा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि लोकसभा में ही चार्ज प्रेफर किया गया, तो 14 दिन का जो नोटिस होगा, 14 डेज नोटिस जो भी होगा वो जो दिया जाएगा उसको कौन साइन करेगा? उसको साइन करेगा कौन? जो 543 जो मेंबर्स हैं उनके 1/4 जो मेंबर होंगे वो उसको साइन करेंगे। 543 का 1/4, तो लगभग कितने हो गए ये मेंबर्स? देखिए 4 1 जा 4, और 4 3 जा आपके हो गए 12, और उसके बाद अगला आपके 4 5 जा लगा लीजिए कि कुल 4 5 जा 135, 135 नियर बाई जो है मेंबर्स होंगे, यानी वो जो 135 मेंबर्स होंगे वो उस नोटिस के ऊपर जो है, वो जो रिटर्न नोटिस होगा उसके ऊपर साइन करेंगे। और फिर क्या होगा कि जो उसी हाउस से उन्होंने नोटिस तो दे दिया, और 135 जो है यानी 1/4 जो मेंबर्स उन्होंने साइन भी कर दिए, फिर उसी हाउस की 2/3 की मेजोरिटी से उस हाउस में जो रेजोल्यूशन पास किए गए, 543 के 2/3 कितने हो गए? 543 का 2/3 अगर हम निकालेंगे तो ये हो गया आपका, तो यानी ये करीब हो गया आपका 543 का 2/3 अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है भाई? एक सेकंड में काउंट ही कर लेता हूँ।
362, 543 का अगर हम 2/3 करते हैं, हाँ ये 362 ही होगा, मैं यहाँ पे गलत कर गया था। ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, तो यानी ये कितना हो गया 362, यानी 362 मेंबरों के द्वारा वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। फिर उसके बाद लोकसभा से पास हो गया, अब उसके बाद वो रेजोल्यूशन राज्यसभा में जाएगा, यानी लोकसभा से रेजोल्यूशन पास होकर के कहाँ जाएगा, लोकसभा से तो पास हो गया, 362 मेंबर्स ने पास कर दिया उसको, अब वो गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करेगी, उस रेजोल्यूशन के ऊपर छानबीन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूछताछ करेगी कि ये जो चार्ज प्रेसिडेंट साहब के ऊपर लगाए गए हैं ये चार्ज बिल्कुल सही है या नहीं है, कोई मेलापर्ड इंटेंशन तो नहीं है, कोई मतलब कुछ भी लगा लीजिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह कुछ भी ऐसा कोई काम तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है या नहीं है, ये सब बातों का जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी राज्यसभा। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 61 का क्लोज 3 कहता है। अब राज्यसभा ने भी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, अब 4th क्लोज में आ जाइए। तो अब राज्यसभा ने भी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, तो राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा में आज टोटल मेंबर्स सपोज कीजिए अपने 233 है, मैं सपोज करने शायद इतने ही है, 233 ही है शायद, और इसके अंदर आपके नहीं शायद कितने 245 है, प्लस 12 भी तो हो गए ना, ये 12 इसमें यूज नहीं, 233, 233, तो ये लगा लीजिए, चलो 238 लगा लो, 238 लगा लो जितने भी है। अरे एक सेकंड, लगा लीजिए 238 है, और 238 का वन जो जो 2/3 है, 2/3 जो होंगे कितने हो जाएंगे, 238 का 2/3 लगभग ये आपके हो गए लगभग ये आपके 150 के करीब बनेंगे। तो यानी सपोज कीजिए कि 150 मेंबर्स, यानी 2/238 में से 150 मेंबर्स ने सपोज कीजिए कि वो रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो राज्यसभा से भी वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा और प्रेसिडेंट साहब को अपने ऑफिस से रिमूव्ड माना जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 61 था। दोबारा सुनिए ध्यान से, क्या कहता है कि चार्ज कोई भी हाउस लेकर आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ऊपर, यानी प्रेसिडेंट साहब पे केवल एक ही चार्ज लग सकता है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के उल्लंघन का, यानी उसके वायलेशन का। आर्टिकल 61 का क्लोज 2 क्या कहता है, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग के अंदर, वो नोटिस साइन होना चाहिए, जिस हाउस में वो चार्ज लाया गया है उस हाउस की जो टोटल मेंबर्स हैं उनका 1/4 जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा साइन किया होना चाहिए। फिर उसी हाउस के 2/3 मेंबर्स के द्वारा वो पास किया होना चाहिए रेजोल्यूशन। फिर वो रेजोल्यूशन पास होकर के दूसरे हाउस में जाएगा जहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी और प्रेसिडेंट साहब को इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करवाने का अधिकार होगा। उसके बाद अगला क्या कहता है कि जो हाउस इन्वेस्टिगेशन करेगा वो अगर 2/3 की मेजोरिटी से अगर उस रेजोल्यूशन को पास कर देता है तो उसी दिन से प्रेसिडेंट साहब को रिमूव्ड माना जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 61 जो कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर के बारे में बात करता है, ये हमारा आर्टिकल 61 है। अगर आपको ये आर्टिकल समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप दोबारा फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ये मेजोरिटी वाले कितनी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, कितने दिन का नोटिस देना चाहिए, ये काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं। तो इस वीडियो को, इस टॉपिक को अगर आपको दोबारा समझना है तो इस वीडियो को आप दोबारा ध्यान से एकदम सुनिएगा।
अब इसको हम हिंदी में और डिस्कस कर लेते हैं, हिंदी वालों को कहीं ऐसा ना लगे कि उनके साथ कोई इनजस्टिस हो गया है। अब देखिए, न्याय की पढ़ाई करते वक्त अगर हम इनजस्टिस करेंगे, अन्याय करेंगे, तो ऐसा तो कैसे चलेगा? सही बात है नहीं? अरे बात सही लगी तो जरूर यार थम्स अप कर देना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थोड़ा मोटा जो भी लेकर के आता हूँ बड़ी मेहनत लगती है भाई, पढ़ना भी पड़ता है, सब कुछ होता है, खुद भी पढ़ता हूँ। चलिए अब हिंदी के अंदर आते हैं। हिंदी में क्या होता है, हिंदी इसका वजन देख लेते हैं भाई। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो क्लोज वन क्या कहता है कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए, ध्यान रखेगा, संविधान का अतिक्रमण यानी वायोलेशन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन आरोप लाएगा। आरोप यानी चार्ज। और ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि नंबर वन, ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब प्रेफरेंस, किसी ऐसे संकल्प में, संकल्प यानी रेजोल्यूशन में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। यानी 14 दिन का नोटिस, और उसके बाद रेजोल्यूशन लाया जाएगा जिस पर जो है उस हाउस के जो टोटल मेंबर्स उनका 1/4 जो होंगे वो साइन करेंगे, और फिर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। यानी उसको रेजोल्यूशन लाएगा कौन? लाएंगे तो 1/4 मेंबर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। नोटिस देंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे, कौन लाएगा? 1/4 मेंबर लेकर आएंगे। उस रेजोल्यूशन को पास कौन, कितने मेंबर करेंगे? 2/3 मेंबर करेंगे, 2/3 मेंबर करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या कहता है, क्लोज थर्ड देखिए, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, ठीक है, ऊपर वाले में तो आरोप तो लग गया प्रेसिडेंट साहब के ऊपर, तब दूसरा सदन जो होगा उस आरोप का अन्वेषण करेगा। अन्वेषण का मतलब वही इन्वेस्टिगेशन यानी पूछताछ करेगा या करवाएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का या अपने आप को अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। ठीक है भाई, राष्ट्रपति साहब खुद भी आ सकते हैं या अपने आप को किसी के थ्रू रिप्रेजेंट भी करवा सकते हैं। यदि अगला फोर्थ क्लोज क्या कहते हैं, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, यानी जो राष्ट्रपति के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था, जो चार्ज लगाया गया था, वो सिद्ध हो गया है यानी प्रूव्ड हो गया है, तो आरोप का अन्वेषण करने वाले या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। सिंपल सी बात है। आर्टिकल 61 क्लोज 1 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ऊपर ही चार्ज लेकर आया जा सकता है, और वो चार्ज कोई भी हाउस लेकर आ सकता है। आर्टिकल 61 का क्लोज 2 क्या कहता है कि ऐसा चार्ज तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि 14 दिन का प्रायर नोटिस ना दिया जाए, और वो रेजोल्यूशन, उसके लिए रेजोल्यूशन ना लाया जाए जिसको उस हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं उनके कम से कम 1/4 के द्वारा साइन ना किया गया हो। अब रेजोल्यूशन आ गया है, अब उस हाउस के टोटल मेंबर्स, क्लोज बी, सब क्लोज बी क्या कहता है क्लोज 2 का, रेजोल्यूशन आ गया है तो अब उसके हाउस के जो टोटल कम से कम 2/3 मेंबर्स के द्वारा उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। उसके बाद क्लोज थर्ड क्या कहता है कि जो दूसरा जो हाउस होगा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, पूछताछ करेगा, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट साहब को अपने आप को रिप्रेजेंट करवाने का या खुद वहां पे उपस्थित रहने का, प्रेजेंट रहने का अधिकार होगा।
उसके बाद क्लोज फोर्थ क्या कहता है कि दूसरे हाउस को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको अगर लगता है कि चार्ज सही है, सिद्ध हो चुके, प्रूव्ड हो चुके हैं राष्ट्रपति साहब के ऊपर, तो उस हाउस के 2/3 जो मेंबर्स होंगे, 2/3 सदस्य जो होंगे उस हाउस के टोटल जो मेंबर्स के उनके, वो उस रेजोल्यूशन को पास कर देंगे। और जिस दिन से रेजोल्यूशन पास होगा तो राष्ट्रपति साहब अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, अपने पद छोड़ देंगे, इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं है, उसी दिन से राष्ट्रपति साहब का पद जो है खाली माना जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम आर्टिकल, अगर इतना समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा एक बार फिर से देख लेना, अच्छी तरह से समझना। बहुत काम का आर्टिकल है, बहुत ही पेचीदा आर्टिकल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है इसकी, एक बार में दो बार में समझ में नहीं आती है। बड़े शांति से बैठ करके आराम से बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है। 8 से 10 क्वेश्चन इसके अंदर से बन जाते हैं अगर प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। अब उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 62 के ऊपर। आर्टिकल 62 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 62, भाई आजा इधर, कहाँ गया आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 यही बात करता है हमारा, क्या कहता है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पर पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ठीक है भाई, 61 ने तो प्रेसिडेंट साहब को हटा दिया, अब उनका ऑफिस वैकेंट हो गया। अब उस वैकेंसी को भरने के लिए उस ऑफिस, भाई सीधी सी बात है, किसी ऑफिस में कोई वैकेंसी आएगी उसको भरना भी तो पड़ेगा, नई रिक्रूटमेंट नई भर्ती भी तो करनी पड़ेगी। तो अब प्रेसिडेंट साहब की भी रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। तो अभी इसके बारे में हमारा आर्टिकल 62 कहता है कि देखिए वैकेंट हो गया ऑफिस, अब नए प्रेसिडेंट साहब की वो या वो वैकेंसी फिल करने का क्या टाइम होगा, कितने दिन में इलेक्शन करवाया जाएगा, क्या जो पर्सन इलेक्टेड होगा वो कैजुअल वैकेंसी में उसके पास कितना टाइम होगा। तो इसके बारे में हमारा आर्टिकल 62 बोल रहा है भाई, देखो उसको सुनो पढ़ो। क्या कहता है, एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी कोज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। कि अगर प्रेसिडेंट साहब की टर्म एक्सपायर हो रही है भाई, उसके 5 साल, उनके 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कब होगा, उनके टर्म पूरा होने से पहले पहले ही जो है इलेक्शन हो जाएगा, यानी 5 साल पूरे होने से पहले ही उसका इलेक्शन हो जाएगा प्रेसिडेंट का। उसके बाद हमारा आर्टिकल 62 का क्लोज 2 क्या कहता है, एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन द ऑफिस अकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल या फिर रिमूवल और अदरवाइज शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल एंड इन नो केस later than 6 months from the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of Article 56, be entitled to hold be entitled to hold office। क्या गया, एक सेकंड भाई, क्या हो रहा है, हाँ ये रहा भाई, इधर है। एंड द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी, जिस पर्सन को इलेक्ट किया गया उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 की जो प्रोविजंस हैं, यानी जो प्रेसिडेंट की जो रिमूवल के जो प्रोविजंस हैं भाई, वो टर्म ऑफ ऑफिस जो आर्टिकल 56 में दिया हुआ उसके जो प्रोविजंस हैं, बी एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years। ठीक है, उसको जो 5 साल तक के लिए उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। क्या कर रहा है, चल भाई ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, स्क्रॉल।
क्या कर रहे हैं, 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 62 हमारा कुछ नहीं कर रहा, छोटी सी बात कर रहा है कि आर्टिकल 61 ने तो भाई साहब प्रेसिडेंट साहब को हटा दिया, ऑफिस वैकेंट हो गया, अब नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, नई भर्ती करनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 62 कहता है कि सबसे पहली बात तो अगर प्रेसिडेंट साहब अपने अगर पूरे टर्म कर रहे हैं, 5 साल अगर अपने पूरे कर रहे हैं, तो जो अगले प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो प्रेसिडेंट की जो 5 years की जो टर्म है वो पूरी होने से पहले पहले ही उसका इलेक्शन हो जाएगा। और क्लोज 2 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब को उनकी डेथ हो जाती है या उनको वो रिजाइन कर देते हैं या उनको हटा दिया जाता है या किसी भी कारण से प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है, तो जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन 6 महीने से पहले ही, यानी किसी भी केस में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लिया जाएगा, 6 महीने से पहले ही यानी 6 महीने के अंदर अंदर ही अपने नए प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन करवाना होगा। और जो इलेक्शन जो पर्सन जो इलेक्ट होगा यानी जो पर्सन उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा वो आर्टिकल 56 की प्रोविजंस के तहत पूरे 5 साल तक के लिए प्रेसिडेंट बना रहेगा। जब किस दिन से, जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर करता है। आर्टिकल 62 क्या कहता है, दोबारा सुनिएगा, कि टर्म ऑफ ऑफिस जो अपने क्या नाम अपना जो वैकेंसी प्रेसिडेंट के अंदर की जो पोस्ट की जो वैकेंसी है, अगर वो उसको फिल करने के लिए कितने टाइम के अंदर उसको फिल किया जाए इसके बारे में बात करता है। क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब अपनी पूरी टर्म कर रहे हैं 5 साल की, तो पूरी जो उनकी टर्म है वो एक्सपायर होने से पहले ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। और यदि आर्टिकल 62 का क्लोज 2 क्या कहता है कि अगर उनकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं या उनको किसी भी तरीके से हटा दिया जाता है, किसी भी तरीके से, तो क्या इम्पीचमेंट से ही हटाया जाएगा या और कोई रीजन हो जाता है, तो फिर 6 महीने के अंदर 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 ही, 6 मंथ के अंदर अंदर ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। और जो पर्सन इलेक्ट होगा वो आर्टिकल 56 में क्या देखा, टर्म ऑफ ऑफिस तो दे रखा प्रेसिडेंट का कि 5 साल होगा या उसको इम्पीचमेंट से हटाया जाएगा, उसकी डेथ जो भी वो सारा उसके अंदर दिया हुआ है। तो उन प्रोविजंस के तहत ही उन प्रोविजंस के तहत ही जो नया जो पर्सन इलेक्ट होगा वो 5 साल तक के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेगा। ये हमारा आर्टिकल 62 कहता है। अब इसको अपनी प्रिय मातृभाषा में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो इस बात को अलाउ करता नहीं। ये जब आपका चैप्टर अपना पार्ट 17 पढ़ेंगे लैंग्वेज का, उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी हमारी मातृभाषा तो है भाई हिंदी। क्या कहता है आर्टिकल 60 अनुच्छेद 62, क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, राष्ट्रपति क्या कहता है, देखिए क्लोज वन क्या कहता है, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई, अगर उसकी टर्म एक्सपायर हो रही है पूरी 5 साल की, तो फिर हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि से, यानी जो उसकी टर्म ऑफ ऑफिस है उससे पहले पहले, उसकी समाप्ति से पहले पहले ही उसको पूर्ण कर लिया जाएगा, पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। और क्लोज 2 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, मृत्यु का मतलब डेथ, पदत्याग रेजिग्नेशन, या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र, यथाशीघ्र का मतलब एज सुन एज पॉसिबल, और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले ही पहले किया जाएगा। और रिक्ति को भरने के लिए क्या कहता है कि रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, जो नया व्यक्ति जो इलेक्ट होगा, नया पर्सन जो इलेक्ट होगा, वो अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा आर्टिकल 62। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो पूरे ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ नहीं कह रहा आर्टिकल 62 भी। आर्टिकल 62 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब अपनी पूरी 5 साल की टर्म कर रहे हैं
तो उनकी टर्म एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शन हो जाएगा। और यदि उनका डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाता है, या उनको रिमूव किया जाता है, या किसी भी अन्य कारण से उसका कोई वैकेंसी आती है प्रेसिडेंट की उसमें पोस्ट पे, तो जल्दी से जल्दी और हर केस के अंदर, किसी भी केस में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लिया जाएगा। उस 6 महीने के अंदर अंदर ही जो प्रेसिडेंट की पोस्ट को फिल करने के लिए इलेक्शन हो जाएगा। और जो नया पर्सन जो इलेक्ट होगा वो आर्टिकल 56 के प्रोविजंस के सब तहत ही, यानी आर्टिकल 56 के प्रोविजंस के तहत, यानी पूरे 5 साल तक के लिए जो है प्रेसिडेंट बना रहेगा। ये हमारा आर्टिकल 62 था। तो फिर कैसा लगा ये आपको? आज हम इतना ही करेंगे। आर्टिकल 61 और 62 काफ़ी पेचीदा है। अगर आपको, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यह आपका अपना चैनल है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़। और बार बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको आर्टिकल 61 और 62 समझ में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बस आज हम इतना ही करेंगे। कल हम आर्टिकल 63, 64 और आगे आर्टिकल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना व अपनों का ख्याल रखें, माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें, महिलाओं का सम्मान करें, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करें, हमारे सैनिकों का सम्मान करें, हमारे सभी सुरक्षा बलों का सम्मान करें। बस इसी के साथ मैं आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।